Hello friends, our next topic of bending stresses in beams is numericals of bending stresses in beams. हमने अब तक 9 numericals डिस्कस किए हैं. Our next numerical is a cantilever of 5 meter span is of 40 millimeter width and 120 millimeter depth. ये हमारे पास क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर. यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर. 40 मिलीमीटर विड्थ है इसकी और ये है 120 मिलीमीटर डेप्थ. तो ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर बीम है. इसको हमने इस पिक्चर में बनाया है और इसकी लेंथ है 5 मीटर स्पैन लेंथ है इसकी. 40 मिलीमीटर विड्थ है और 120 मिलीमीटर क्या है लेंथ डेप्थ दी हुई है हमें. A uniformly distributed load of 5 kilonewton per meter is acting on it. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है 5 किलो न्यूटन मीटर पूरे स्पैन पे पड़ रहा है. उन्होंने ये नहीं कहा कि 2 मीटर पे पड़ रहा है 3 मीटर पे पड़ रहा है. उन्होंने कहा है कि 5 किलो न्यूटन पर मीटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पूरे स्पैन पे पड़ रहा है. हमने क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस. मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस में हमने एफ कैलकुलेट करना है. बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, एम बाई आई इक्वल्स टू ई बाई वाई. मतलब एफ बाई वाई होता है हमारे पास, एम बाई आई इक्वल्स टू एफ बाई वाई. ये होता है बेंडिंग स्ट्रेस. तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करनी है. वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास क्या है रेक्टेंगुलर बीम. तो रेक्टेंगुलर बीम क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर बीम क्या होता है, बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12. ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्मूले में हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी. लेंथ ऑफ बीम क्या होता है 5 मीटर. ये हमें स्पैन दी हुई है 5 मीटर. विड्थ हमें दी हुई है 40 मिलीमीटर. डेप्थ हमें गिवन है 120 मिलीमीटर. और जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसका सिंबल क्या होता है स्मॉल डब्ल्यू, दैट इज़ 5 किलो न्यूटन पर मीटर. ओके, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं, दिस 5 लोड मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है ना, दिस 5 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैसे निकालते हैं, ये जो लोड है W मल्टीप्लाई एल बाई 2, ये एक तरीका होता है UDL के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने का. दिस 5 मल्टीप्लाई लेंथ 5 मल्टीप्लाई 5 बाई 2. तो ये तरीका होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने का. अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको कैलकुलेट करने का मैंने तरीका बताया है, W मल्टीप्लाई एल बाई 2. तो उसी तरीके से हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लिया है जिसका आंसर है 62.5 किलो न्यूटन मीटर. किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज किया तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 62500 न्यूटन मीटर. अब हमने क्या करना है, इसको मिलीमीटर में चेंज करना है तो 10⁻³ के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं. रेक्टेंगुलर बीम है तो रेक्टेंगुलर बीम के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, आई इक्वल्स टू बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12. बी क्या है विड्थ जो हमें 40 गिवन है रेक्टेंगुलर बीम की, डेप्थ हमें 120 गिवन है. इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, वाई मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, डेप्थ का हाफ करते हैं तो हमारे पास 60 मिलीमीटर आ जाएगा. डेप्थ कितनी थी 120, उसका हाफ करेंगे तो वाई मैक्सिमम आ जाता है. बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, m डिवाइडेड बाई आई इक्वल्स टू एफ डिवाइड बाई वाई. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपने कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ से आई भी आपने कैलकुलेट कर लिया है, एफ आपने कैलकुलेट करना है अभी, वाई आपने यहाँ से हाफ किया है डेप्थ का तो आपके पास ये आ गया. तो सोल्व करके वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस. नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड एंड होलो सर्कुलर बीम्स. एक हमारे पास सॉलिड सर्कुलर बीम है, एक हमारे पास होलो सर्कुलर बीम है. दोनों की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है. दोनों सेम मटेरियल के बने हैं और उनका वेट भी क्या है सेम है. इसका डायमीटर क्या होगा d और इसका डायमीटर होगा d1 और इसका डायमीटर होगा d2. ठीक है, तो इस सर्कुलर बीम का डायमीटर d1, होलो के लिए आउटर पार्ट का डायमीटर d2. लेट द डायमीटर ऑफ सॉलिड बीम दैट इज d. आउटर डायमीटर के लिए इन्होंने d1 लिया है और इनर डायमीटर के लिए d2 लिया है. डेंसिटी ऑफ द बीम, इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी सेम रहेगी रो.
अब हमने वेट निकालना है सॉलिड बीम का। सॉलिड बीम का वेट कैसे निकालते हैं? π/4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई रो मल्टीप्लाई जी, ये होता है एरिया ऑफ सर्कल। तो वेट कैसे निकालते हैं? एरिया मल्टीप्लाई रो मल्टीप्लाई जी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कैसे? डेंसिटी होती क्या है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास मीन्स वेट, मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इक्वल्स टू मास। तो ये हमारे पास डेंसिटी है और ये हमारे पास वॉल्यूम है। π/4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई जी, ये हमारे पास आया सॉलिड बीम के लिए। उसी तरह से अब हमने होलो बीम के लिए निकालना है। तो डी का क्या लिखेंगे? d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर, आउटर माइनस इनर, रो इंटू जी। π/4 d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर रो इंटू जी। ठीक है, अब सेम मटेरियल के लिए तो दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। अब इनका वेट सेम होने की वजह से हमने क्या किया? सॉलिड वाले वेट को होलो वाले वेट के साथ इक्वल कर दिया। जब हमने इन दोनों को इक्वल किया तो सॉल्व करके हमारे पास आया डी स्क्वायर इक्वल्स टू d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास डायमीटर आ गया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड बीम के लिए क्या होता है? πd4/64। ये सॉलिड बीम का होता है πd4/64। डिस्टेंस क्या होता है? y मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? डेप्थ का हाफ करते हैं। ठीक है, तो y सॉलिड बीम के लिए कैसे निकाला हमने? d/2। सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? i डिवाइडेड बाय y। इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास सेक्शन मॉडुलस आ गया सॉलिड बीम का, दैट इज πd³/32। वेट को इक्वल करके हमारे पास डायमीटर आया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड बीम का क्या होता है? ये होता है सॉलिड बीम। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड सर्कुलर बीम का होता है πd4/64। अब इसका हमने y मैक्सिमम मतलब y डिस्टेंस भी निकालना है सॉलिड बीम का, तो वो क्या होता है? d/2, हाफ करते हैं डायमीटर का या डेप्थ का। सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय मैक्सिमम डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैक्सिमम डिस्टेंस के साथ हम डिवाइड करेंगे तो πd³/32 आ जाएगा। अब होलो सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आउटर के लिए d1 है और इनर के लिए d2 है। π/64 d1 माइनस d2 आ जाएगा। होलो सेक्शन के लिए डिस्टेंस क्या आ जाएगा? d1/2। ठीक है, तो होलो सेक्शन के लिए आउटर डायमीटर लेना है आपने। आउटर के लिए क्या आ जाएगा? उसका हाफ हो जाएगा d1/2 का। सेक्शन मॉडुलस आपने होलो का निकालना है तो क्या हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होलो सर्कुलर बीम, y डिस्टेंस फॉर होलो सर्कुलर बीम। इन दोनों की वैल्यूज आपने सब्सटीट्यूट की तो आपके पास आ गया z। अब आपने रेशियो निकालनी है दोनों के सेक्शन की। सेक्शन मॉडुलस फॉर होलो सर्कुलर बीम डिवाइडेड बाय सेक्शन मॉडुलस फॉर सॉलिड बीम। जब आप होलो सर्कुलर बीम को सॉलिड बीम के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। आपने फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव किया है कि जो डी स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है? d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर। और जहाँ पे d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर है वहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे? d स्क्वायर। तो जहाँ पे d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर है वहाँ पे क्या आ जाएगा? d स्क्वायर आ जाएगा। इसको इसके साथ हम कटिंग करके हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेंथ, रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ होलो सर्कुलर बीम एंड द सॉलिड सर्कुलर बीम। अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है अभी, उसमें हमने जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हमने क्या फाइंड आउट किया? डी स्क्वायर क्या होता है? d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर। अब d2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारे पास d1 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। ये वैल्यू हमने कहाँ सब्सटीट्यूट करनी है? अभी जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट की है ZH/ZS, मतलब ये हमारे पास होलो सर्कुलर बीम और जो सॉलिड सर्कुलर बीम का रेशियो हमने फाइंड आउट किया है, वहाँ पे d2 स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है। सब्सटीट्यूट करने के बाद आपके पास आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। अब हमारे पास 3 बीम्स हैं, लेंथ सबकी सेम है एंड द सेम अलोएबल बेंडिंग स्ट्रेस, सबका बेंडिंग स्ट्रेस भी सेम है, बेंडिंग मोमेंट भी सेम है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम आर एक सर्कल का बना हुआ है, एक स्क्वायर का बना हुआ है और एक रेक्टेंगुलर का बना हुआ है। विद डेप्थ जो कह रहा है वो कह रहा है ट्वाइस है विड्थ के। रेशियो आपने निकालनी है वेट ऑफ सर्कुलर रेक्टेंगुलर विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर बीम। सबसे पहले डायमीटर ऑफ सर्कुलर बीम क्या दिया हुआ है? d, इसका साइड क्या दिया हुआ है? स्क्वायर का a, और डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बीम क्या है? h, विड्थ क्या है इसकी? b, और ये हमें गिवन है कि जो डेप्थ है वो ट्वाइस है विड्थ के। इन्होंने डेप्थ को h लिया है।
वेट क्या होगा सर्कुलर बीम का, अभी हम क्वेश्चन करके हैं, एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई रो मल्टीप्लाई जी, पाई बाय 4 डी स्क्र इंटू एल, ये हमारे पास हो जाएगा रो इंटू जी के साथ मल्टीप्लाई। स्केयर के साथ क्या होगा, एरिया ऑफ स्केयर क्या होता है, साइड का स्केयर, उसको एल लेंथ के साथ मल्टीप्लाई, रो मल्टीप्लाई जी। रेक्टेंगुलर बीम का क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट इंटू लेंथ के साथ मल्टीप्लाई, रो इंटू जी, तो हमारे पास सबका क्या आ गया, वेट आ गया। बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, एम बाय एफ इक्वल्स टू आई बाय वाई। क्वेश्चन में गिवन है कि जो बेंडिंग स्ट्रेस है, बेंडिंग मोमेंट है, वो सब सेम है तीनों बीम का, तो एम बाय एफ सेम रहेगा तीनों बीम के लिए। आई बाय वाई शुड बी आल्सो सेम फॉर ऑल बीम्स, आई बाय वाई भी सेम रहेगा, एम बाय एफ भी सेम रहेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका डायमीटर, इसका साइड, इसकी डेप्थ हमने लिख लिया और इसकी विड्थ भी लिख ली। ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि जो डेप्थ है वो क्या है, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ विड्थ है। वेट ऑफ सर्कुलर बीम क्या होता है, हमने वेट ऑफ सर्कुलर बीम किया है पाई बाय 4 डी स्क्वायर, एरिया को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डेंसिटी के साथ एंड मल्टीप्लाई करते हैं जी के साथ। वेट ऑफ स्केयर बीम क्या आ जाएगा, उसको भी करेंगे एरिया ऑफ स्केयर मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई रो मल्टीप्लाई जी। फिर रेक्टेंगुलर के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ब्रेड्थ इनटू हाइट, उसको भी एल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई रो मल्टीप्लाई जी। तीनों वेट आ गए हमारे पास। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि सर्कुलर बीम का सेक्शन मॉडुलस निकालें, स्केयर बीम का सेक्शन मॉडुलस और रेक्टेंगुलर बीम का सेक्शन मॉडुलस। सर्कुलर सेक्शन मॉडुलस होता क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय मैक्सिमम डिस्टेंस। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर बीम का क्या आएगा, पाई बाय 64 d4, और इसका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आएगा, d/2। इसको सोल्व करके हमारे पास ये आ गया। स्केयर बीम के लिए क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, a4/12। याद रखना है स्केयर बीम के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, a4/12, और इसका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, जो हमें साइड दी हुई है उसका हाफ हो जाएगा। और रेक्टेंगुलर बीम के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, bh3/12, और इसका भी डेप्थ का हाफ करेंगे h/2, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और डेप्थ हमें गिवन है क्या होता है, ट्वाइस ऑफ विड्थ, h को हम सब्सटीट्यूट करेंगे 2b, तो हमारे पास 2b³/3 आ जाएगा। कंपेयर करेंगे आई बाय वाई फॉर ऑल द बीम्स, तीनों बीम्स को हमने कंपेयर कर दिया। और उसके बाद क्योंकि कंपेयर क्यों किया, क्योंकि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस फॉर ऑल द बीम्स विल बी द सेम, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द maximum distance for all the beams and their ratio is also same, that is we have decided to equal these three moment of inertia, section modulus. Now ratio of weight of circular beam with respect to square beam। अब हमने सर्कुलर बीम का वेट और स्केयर बीम का वेट रेशियो किया तो हमारे पास ये आ गया। बट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये जो हमें इक्वेशन फर्स्ट गिवन है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि ये सर्कुलर का है और ये स्केयर का है। जैसे हमने वेट को रेशियो में लिया तो हमारे पास ये आ गया, जो वेट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है इन दोनों को हमने रेशियो में ले लिया। उसी तरह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने इक्वल कर दिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल किया तो हमारे पास क्या आ गया, d²/a²। d²/a² की जो वैल्यू यहाँ पे आई है उसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी। सेम उसी तरीके से रेक्टेंगुलर बीम को स्केयर बीम के साथ कंपेयर करना है। हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि आप सर्कुलर बीम और रेक्टेंगुलर बीम को कंपेयर करना है स्केयर बीम के साथ। हमने सर्कुलर को स्केयर के साथ कर लिया, और रेक्टेंगुलर को सर्कुलर के साथ हमने कंपेयर करना है। जब कंपेयर किया तो हमारे पास ये आ गया। उसी तरह से हमने ये दोनों वैल्यूज इक्वल करनी पड़ेंगी क्योंकि ये स्केयर है और ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर का। स्केयर और रेक्टेंगुलर का हमने कंपेयर किया तो हमारे पास b²/a² आ गए। इनकी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है तो रेशियो आ जाएगी वेट ऑफ रेक्टेंगुलर बीम डिवाइड बाय स्केयर बीम। तो ये दोनों हमारे पास आंसर आ गए। थैंक यू।